स्वागत है दोस्तों आप सभी का भूगोल प्रश्नोत्तरी की इस शानदार कक्षा में। मैं हूं प्रिंस कुमार जैन और आपके लिए लेके आया हूं भूगोल की पीवाईक्यू सीरीज। तो चलिए चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। और हमारा पहला सवाल है, कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो कोकोस प्लेट हम देखते हैं कि कहां पर है। कोकोस प्लेट ये है आपका उत्तर अमेरिका, ठीक। और इससे सटा हुआ ये है आपका मध्य अमेरिका, और मध्य अमेरिका से इस प्रकार से ये है आपका दक्षिण अमेरिका, ठीक है। तो मध्य अमेरिका, और जो कोकोस प्लेट है वो यहां पर है इस प्रकार से, कोकोस प्लेट। और कोकोस प्लेट के जो इधर की ये वाला जो पूरा क्षेत्र होता है, ये कौन सी प्लेट है? ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट, ठीक। ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है, ये मध्य अमेरिका है। तो कोकोस प्लेट पूछ रहा है किनके मध्य पाई जाती है? तो कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में पाई जाती है, ठीक। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? विंध्य, कुडप्पा, धारवाड़ या कि गोंडवाना? तो धारवाड़ चूंकि भारत की बहुत ही पुरानी चट्टान है, ये आर्कियन युग की चट्टान है। किस युग की चट्टान है? आर्कियन युग की। और इसकी विशेषता यह है कि इसमें खनिज अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक। खनिज जो है वो बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज सभी बहुमूल्य होते हैं, जैसे सोना हो गया, लोहा हो गया या अभ्रक हो गया, इस टाइप के अनेक खनिज पाए जाते हैं, बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। और धारवाड़ चट्टानों के बाद में कुडप्पा चट्टानों का निर्माण हुआ था। कुडप्पा चट्टानों के बाद में विंध्य की चट्टानों का निर्माण हुआ था। विंध्य की चट्टानों में चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, इस प्रकार के जो बलुआ पत्थर निर्माण सामग्री जो होती है वो विंध्य की चट्टानों में पाई जाती है। और विंध्य की चट्टानों के बाद में यानी कि सबसे नवीनतम जो चट्टानें हैं वो हमारी गोंडवाना की चट्टानें हैं। गोंडवाना की चट्टानों में कोयला विशेष रूप से पाया जाता है, और भारत का लगभग 98% कोयला, 98% जो कोयला है वो इन गोंडवाना की चट्टानों से पाया जाता है। और गोंडवाना की चट्टानों में पाया जाने वाला जो कोयला है वो बिटुमिनस क्वालिटी का होता है, बिटुमिनस, ठीक। बिटुमिनस क्वालिटी का जो कोयला होता है वो गोंडवाना की चट्टानों में पाया जाता है। तो भारत में सबसे नवीनतम पूछ रहा है, तो सबसे नवीनतम गोंडवाना की चट्टानें हो जाएंगी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार का मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? प्लियोसीन का, पेलियोसीन का, प्लीस्टोसीन का या ओलिगोसीन का? तो जो थार का मरुस्थल है इसका विस्तार आज के 70,000 वर्ष पूर्व, 70,000 वर्ष पूर्व हुआ था। और 70,000 वर्ष पूर्व जो किसका युग चल रहा था? वो प्लीस्टोसीन का युग चल रहा था, क्योंकि प्लीस्टोसीन का जो युग है वो वर्तमान से 20 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक था, 10,000 वर्ष पूर्व तक था। इस प्रकार से ये जो 70,000 वर्ष पूर्व का हो गया, ठीक। तो ये प्लीस्टोसीन के युग में आ गया। प्लीस्टोसीन के युग में थार के मरुस्थलों का विस्तार हुआ था, और प्लीस्टोसीन के लगभग अंतिम समय में ही आदि मानवों का भी विस्तार हुआ। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, कहां पर नहीं होते हैं? बाल्टिक सागर में, काला सागर में, कैरिबियन सागर में या कि फिर कैस्पियन सागर में? तो ज्वालामुखी का उद्गार होते कहां पर है ये मैं आपको बता दूं। जो प्लेट सीमांत होते हैं, यानी कि प्लेट की जो सीमा होती है, सीमा का अंतिम क्षेत्र जो होता है, प्लेट सीमांत पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है। प्लेट सीमांत जो ज्वालामुखी उद्गार, ओके। और जहां जहां पर भी प्लेट की सीमा होगी, जैसे आपने देखा है कि अटलांटिक महासागर के मध्य में मध्य अटलांटिक कटक पाई जाती है, तो वहां पर प्लेट की सीमा है, अपसरण क्यों हो रहा है वहां पर। और जैसे परिप्रशांत क्षेत्र की जो सीमा होती है वहां पर भी ज्वालामुखी पाए जाते हैं, तो वहां पर अभिसरण हो रहा है परिप्रशांत क्षेत्र में।
लेकिन जो बाल्टिक सागर है आपका, यहाँ पर कोई भी सीमा नहीं पाई जाती है, कोई भी प्लेट की सीमांत नहीं है, इसलिए यहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होता है। तो और काला सागर, कैरिबियन सागर और कैस्पियन सागर, इन सभी में प्लेट की जो सीमाएं होती हैं, यानी कि प्लेटें हैं ये, इसलिए यहाँ पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कैरिबियन सागर के जो द्वीप हैं वो सभी ज्वालामुखी के उद्गार हैं। बाल्टिक सागर में कोई भी प्लेट की सीमा नहीं है, इसलिए बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। अगले सवाल पर हम चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ये पूछ रहा है कि एटना, विशुवियस, एरिबस और कोटोपेक्सी, ये क्या है? ये तो सभी ज्वालामुखी हैं। क्या है? ये ज्वालामुखी पर्वत है। ओके, ये सारे के सारे। ये कहां पर स्थित है? एटना आपका जो स्थित है वो सिसिली द्वीप पर स्थित है, ठीक। और जो विशुवियस है ये इटली में स्थित है। येरिबस है, येरिबस आपका अंटार्कटिका के रास द्वीप पर स्थित है। और कोटोपेक्सी है वो इक्वेडोर यानी कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इस प्रकार से जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा, ए का है 4, बी का है 3 और सी का है 1 और डी का है 2। 4 3 1 2, 4 3 1 2 आपका बी कूट है वो सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं हम। अगला सवाल है हमारा, इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कूट नंबर 1 दिया है कि इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल है, तो इंडोनेशिया में 15,000 से भी अधिक, लगभग 17,000 के आसपास के द्वीप सम्मिलित हैं, ठीक। तो ये तो आपका सही हो गया। इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं, तो सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या 150 नहीं है, लगभग लगभग 120 के आसपास है, ठीक, 120 अप्रोक्सीमेट। तो इस प्रकार से जो आपका कूट नंबर 1 है वो सही है कि हाँ, इस पर 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं और सक्रिय ज्वालामुखी की जो संख्या वो लगभग 120 से अधिक है, 150 नहीं है, ठीक। अगले सवाल पर हम चल रहे हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? नीश, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सेल। नीस क्या है? नीस आपका ये रूपांतरित चट्टान है, रूपांतरित चट्टान। और नीस किस चीज से बनता है? नीस बनता है ग्रेनाइट से। ओके, यानी कि ग्रेनाइट जो अग्नेय चट्टान है, अग्नेय चट्टान का जब बहुत ही ताप और बहुत ही दाब जब पड़ता है तो वो रूपांतरित हो जाती है और नीस में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन जो बलुआ पत्थर है ये अवसादी चट्टान है, ठीक। अवसादी हो गया, ये चूना पत्थर भी अवसादी चट्टान है और सेल भी अवसादी चट्टान है। इस प्रकार से देखा जाए तो यहां पर 3 आपकी अवसादी चट्टान, एक रूपांतरित चट्टान दिया गया है। जो समूह से अलग है वो आपकी रूपांतरित चट्टान है नीस, जो समूह से अलग है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, वलन क्रिया किसका परिणाम है? महादेश जनक बल या कोरियोलिस बल, पर्वत निर्माणकारी बल, बहिर्जात बल। वलन क्रिया क्या है? पृथ्वी में जब अंतर्जात बल यानी कि आंतरजनित बल प्रयोग करते हैं, यानी कि पृथ्वी के जब आंतरजनित बल अपना दबाव डालते हैं, तो पृथ्वी की जो सतह है, परपटी है, उसमें कुछ विकृति आ जाती है। विकृति का मतलब है कि कुछ उभार आ जाता है, कुछ नीचे धंसान आ जाता है। तो इस प्रकार से पृथ्वी की जो आकृति है वो निर्मित हो जाती है, इस प्रकार से, ठीक है। और इस प्रकार से जो आकृति निर्मित हो जाती है ये उभार है और ये क्या है? धंसान है। यानी कि इसे हम अपनति कहते हैं और इसे हम अभिनति कहते हैं। इस प्रकार की जो ऊपर और नीचे की आकृति होती है इसको हम वलन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वलन क्रिया। और ये वलन क्रिया से क्या होता है? ये जो उभार है ये पर्वतों का निर्माण करता है, ठीक। उभार यानी कि पर्वत निर्माण। और जो ये धसान है ये गर्त या घाटी का निर्माण करते हैं, गर्त या घाटी का निर्माण करते हैं। तो वलन की क्रिया से क्या होता है कि पर्वत का निर्माण होता है, तो पर्वत निर्माणकारी बल कार्य करते हैं, वलन क्रिया का इसका परिणाम होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? ये पृथ्वी है। एक मिनट,
ठीक, और पृथ्वी के मध्य से ये 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा गई है। पृथ्वी पर दो, एक कर्क रेखा होती है और दूसरी मकर रेखा होती है जो कि दक्षिणी गोलार्ध पर होती है। ये कौन सी है? कर्क रेखा। और ये कौन सी है? मकर रेखा। जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर जब सूर्य सीधा चमकता है तो सबसे ज्यादा बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में होगा। मकर रेखा पर कब चमकता है? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। इसे शीत अयनांत, उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनांत कहते हैं। ठीक, इसे शीत अयनांत भी कहा जाता है, या कि मकर संक्रांति भी कहा जाता है। मकर संक्रांति भी कहा जाता है। मकर रेखा पर जब सूर्य 22 दिसंबर को चमकता है तब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ऑस्ट्रेलिया जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, वहां पर जो क्रिसमस मनाया जाता है वो गर्मी के दिनों में मनाया जाता है, जबकि भारत में क्रिसमस सर्दी के दिनों में मनाया जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे पर आता है जबकि जीएमटी 3 बजे पर आता है, उस जगह का देशांतर क्या होगा? ये जीएमटी रेखा है, 0 डिग्री देशांतर। ठीक, कौन सी रेखा है? जीएमटी रेखा। और यहां पर समय हुआ है 3 बजे प्रातः, यानी कि एएम। इसका मतलब है कि जो पहली बात तो जो हमारी पृथ्वी है वो इस प्रकार से पश्चिम से पूर्व की ओर को घूर्णन कर रही है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करने के कारण जो 6 बजेगा वो यहां पर बजेगा 6 प्रातः, यानी कि जीएमटी से पूर्व में, जीएमटी से पूर्व में। इस प्रकार से ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। जीएमटी से जो पूर्व में बजेगा वो 6 बज चुका होगा, यानी कि जहां पर पश्चिम वाला तो ऑप्शन कट जाएगा और पूर्व वाले ऑप्शन बचेंगे। अब हम देखते हैं कि 45 डिग्री पूर्व है या 120 डिग्री पूर्व है। तो 1 घंटा, जो 1 घंटा होता है वो आपका 15 डिग्री देशांतर के बराबर हो, यानी कि 15 डिग्री देशांतर जब पृथ्वी घूमती है तो 1 घंटे का समय बीतता है। यहां पर आपका समय का डिफरेंस आ रहा है 3 घंटे का, यानी कि 6 - 3 = 3 घंटा। और 3 घंटे का मतलब है कि 3 × 15 = 45 डिग्री। तो यहां पर 45 डिग्री जो पूर्व है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे प्रातः है जबकि जीएमटी का 3 बजे प्रातः है, उस समय का देशांतर क्या होगा? देशांतर होगा आपका 45 डिग्री पूर्व। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय।